आदाब। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन ने एक रिबटल इशू किया है। वो रिबटल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने एक चिट्ठी मिनिस्टर एंड पीएमओ जो डीओपीटी के इंचार्ज भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी में उन्होंने सिर्फ ये गुजारिश की थी कि जल्द से जल्द 2 परमानेंट बेंचेस जम्मू कश्मीर में बिठाए जाएं ताकि सर्विस मैटर्स को जल्दी सुना जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है इन मामलों की और इस तादाद को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि जल्द ही इन मामलों का निपटारा शुरू हो जाए और सुनवाई शुरू हो जाए। लेकिन कैट के चेयरमैन ने एक रिबटल इशू किया, उसे पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पब्लिश किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये ऑफिशियल स्पोक्समैन की तरफ से जवाब है। तो मेरे साथ इस वक्त हैं जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व बार प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले कैसे रिएक्ट करेंगे? रिबटल इशू हुआ और रिबटल में बहुत सारी बातें जो हैं कैट प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन ने कही हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब ये केसेस जो तकरीबन 37,000 या 38,000 केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट से जा रहे हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में, तो जम्मू कश्मीर में पूरा कंसर्न है लोगों को। जो सर्विस क्लास तकरीबन 6 लाख के करीब जो आदमी, उनका भी कंसर्न है, एडवोकेट्स का भी कंसर्न है, जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कंसर्न है कि ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ ऑफ द केसेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो निकल के जा रहे हैं और जा रहे हैं एक दूसरी स्टेट में, चंडीगढ़ में, यूनियन टेरिटरी में। तो फ्यूचर क्या होगा लोगों का? जिनके सर्विस डिस्प्यूट्स होंगे उनका फ्यूचर क्या है? एडवोकेट्स का फ्यूचर क्या है? बार एसोसिएशन की तरफ से भी इसमें रिएक्शन हुई। आप लोगों ने भी पहले इसमें इंटरव्यू किए, हम लोग भी बोले, आपने खुद भी इस पर इंडिपेंडेंट स्टैंड भी लिया, और बाकी जो जानकार हैं कानून के और जर्नलिज्म में जो लोग हैं वो भी सभी ने ये अलार्म रेज किया कि अगर ये सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं होती है, कि इस हिसाब से हो कि केसेस जाने शिफ्ट होने तो ज़रूरी हैं। अब यूनियन टेरिटरी बन गई, अब कैट की जुरिस्डिक्शन है, केसेस तो जाएंगे, लेकिन वो केसेस जो जाते हैं उनका निपटारा जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए, जैसे बाकी जगह भी होता है। और इतने बल्क में केसेस किसी और जगह से गए नहीं हैं। तकरीबन 51-52,000 केसेस टोटल हैं कैट के पास पूरे हिंदुस्तान में, और तकरीबन 37,000 केसेस जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। प्रिंसिपल बेंच के भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स केसेस, और चंडीगढ़ बेंच एक टोटल था, 4 की स्ट्रेंथ है, एक जो है वो ऑक्यूपाइड है, 3 वैकेंसीज थी, और 4 अगर बेंचेस होते भी तो तब भी सफिशिएंट नहीं थे। इतने बड़े केसेस अगर जा रहे हैं, 4 बेंचेस वहाँ पे क्रिएट हुए थे तब सैंक्शन स्ट्रेंथ थी तब, जबकि उनके पास 1100 या 1200 केसेस होते थे। तो लिहाजा इन कंसर्न्स को देखते हुए, और क्योंकि हाई कोर्ट से केसेस निकल रहे हैं, तो इसलिए जेन्युइन था कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है, जिनके पास ये रिप्रेजेंटेशन भी गई एडवोकेट्स की कि आप इतने केसेस हमारे जा रहे हैं तो इसमें कुछ इंटरवीन कीजिए, अदरवाइज हमारी रिट पिटिशंस को आप एंटरटेन करो, भेजो मत, क्योंकि अल्टरनेटिव रेमेडी जो वहाँ जाने की है वो एफिकेशियस नहीं है। तो उसको कंसर्न को देखते हुए चीफ जस्टिस ने एक कम्युनिकेशन भेजी। वो कम्युनिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री कंसर्न को है, वो मिनिस्टर साहब के नाम पे लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे परमानेंट बेंचेस जो हैं वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे होने चाहिए, ताकि इतने बल्क के केसेस अगर जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये ज़रूरत है कि यहाँ पे बेंचेस होंगे और लोगों के केसेस का निपटारा होगा। कोई गलत बात नहीं की चीफ जस्टिस साहब ने। अब चीफ जस्टिस का लिखा हुआ लेटर जो है ये जाता है मिनिस्टर कंसर्न को। अभी केसेस शिफ्ट हुए नहीं हैं, अभी कैट ने कोई केस टेकअप नहीं किए हैं, और वो लेटर में कम्युनिकेशन कोई भी कैट चेयरमैन के नाम की नहीं है, ही वॉज नॉट इन पिक्चर। अब ये मिनिस्टर कंसर्न ने देखना है, क्योंकि नए बेंचेस क्रिएट अगर होने हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ अगर क्रिएट होनी है, उन बेंचेस की लोकेशन कहाँ पे होगी, अगर उसके बारे में फैसला करना तो ये डीओपीटी ने करना था। मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर अभी तक कोई रिस्पांस जो है वो ऑफिशियली उसमें नहीं आया है। जैसे लास्ट टाइम उनका ट्विटर से आ गया था कि जम्मू कश्मीर के बीच में ही सुनवाई होगी केसेस की, उस तरह का कोई एक्नॉलेजमेंट या रिस्पांस जो है चीफ जस्टिस साहब की लेटर का उनकी साइड से नहीं आया। लेकिन बड़ी हमारे को तो बहुत हैरानगी हुई कि कैट चेयरमैन जो है उन्होंने एक रिबट्टल करके जो है वो चीफ जस्टिस के लेटर का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू जो है
वो सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की पोजीशन को रेडिक्यूल किया कि चीफ जस्टिस को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, कैट को देखना है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हमारे को ज़रूरत होगी तो हम आपसे पूछ लेंगे। भाई अभी तो आपको पूछने की ज़रूरत क्या थी? अभी तो ये कोशिश ये है कि मिनिस्ट्री कंसर्न को ये बताएं कि ज़रूरत है कि यहाँ पे बेंचेस ज़्यादा होने चाहिए और उनकी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो विद इन यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो चीफ जस्टिस ने लेटर लिखी थी वो जस्टिफाइड थी। दैट वाज ए सीरियस कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको वो एड्रेस कर रही थी। लेकिन कैट चेयरमैन साहब ने जो रिप्लाई किया है, एक तो उनका रिप्लाई बनता नहीं था बिकॉज उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं थी जिसका उन्होंने रिबट करना था। कम्युनिकेशन वाज बिटवीन द हाई कोर्ट एंड द मिनिस्ट्री। अब उसमें रिस्पॉन्ड अगर कोई कर सकता था, मिनिस्ट्री कर सकती थी। करना है नहीं करना है कैसे करना है वो मिनिस्ट्री का काम है, वो हाई कोर्ट को कम्युनिकेट करती। कैट चेयरमैन को जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इस इशू को पॉलिटिसाइज किया और उसका नतीजा ये हो गया कि देयर इज अ कंफ्यूजन नाउ कि अगर इंटरवेंशन जो है वो मिनिस्ट्री से किस लेवल की होगी। दो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए, हाई कोर्ट और कैट जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए। आज ये सिचुएशन जो है ये अवॉइडेबल सिचुएशन थी। अगर कैट चेयरमैन की कोई अपनी पर्सनल जाती ओपिनियन थी इसके बारे में तो उनको चाहिए था कि वो कॉन्फिडेंशियली वो कम्युनिकेशन जो है वो मिनिस्टर कंसर्न को लिखते, उसको प्रेस में उछालने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब ने जो लेटर लिखी उसका प्रेस में रिलीज होना जो है वो जस्टिफाइड है क्योंकि शी वाज एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ द पीपल और लोगों को ये रीअश्योरिंग था कि हाँ हमारी बात जो है हुई है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ निकलेगा। या सिर्फ इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तीनों जगह के वकील जो हैं, हालांकि कोविड के कारण कोई बाहर नहीं निकल सकता, हंगामा नहीं है, लेकिन फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उनका गम और गुस्सा सामने नज़र आ रहा था कि जो इतने सर्विस मैटर्स कैट अगर चंडीगढ़ चले जाएंगे, हमारे लिए वहाँ पर पेश होना और वहाँ पर इन मामलों का निपटारा होना ज़रा मुश्किल हो जाएगा और स्ट्रेंथ बहुत कम है। और डिमांड ये थी कि जल्दी से जल्दी इन बेंचेस को, ये जो 3 वैकेंसीज इनको फिलअप किया जाए और जम्मू कश्मीर में 2 परमानेंट बेंचेस दिए जाएँ। मामला इतना था। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या कोई मिसकम्युनिकेशन वहाँ हुआ है? उन्हें समझ नहीं आई कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के वकीलों की मांग क्या है, जिसको देखते हुए चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल ने एक चिट्ठी जो है डीओपीटी को, वकीलों और लिटिगेंट्स के इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए डीओपीटी को लिखी। वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन कोई तो नहीं वहाँ? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखने की ज़रूरत क्या थी। देखिए, एडवोकेट्स ने ये इशू हाई कोर्ट के साथ टेकअप किया। हम लोगों की रिप्रेजेंटेशंस गई हैं हाई कोर्ट में, लगातार हमारी तरफ से जो है वो डिमांड जो है चीफ जस्टिस से थी कि इसमें इंटरवीन कीजिए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो मीटिंग होती है उसमें भी थी। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एडवोकेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के बारे में भी वकीलों ने चीफ जस्टिस के साथ बात की, बाकी जजेस के साथ बात की और उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है वो गवर्नमेंट के साथ बात, अदरवाइज चीफ जस्टिस को क्या कंसर्न था उसमें, उन्होंने बात की और उसमें मसले का हल हुआ। तो ये जो चेयरमैन कैट ने जो चिट्ठी लिखी है, मुझे लगता है कि वो थोड़े एप्रीहेंसिव हो गए कि शायद उनकी जुरिस्डिक्शन में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है। मुझे लगता है कि ज़रूरत उसमें कोई एप्रीहेंसिव होने की थी नहीं। कोई इंटरफेरेंस जो है वो कैट की जुरिस्डिक्शन में नहीं थी, कैट की फंक्शनिंग में नहीं थी। ये एडिशनल डिमांड थी कि आपके बेंचेस जो हैं वो पूरे के पूरे होने चाहिए और उसमें से परमानेंट बेंचेस जो है जम्मू और कश्मीर। आप मुझे बताइए कि कैट चेयरमैन क्या ये कहना चाहते हैं कि बगैर परमानेंट बेंचेस बनाए हुए जम्मू और कश्मीर में केसेस का निपटारा हो सकता है? अगर आपके पास बेंचेस ऐसे होंगे जो 2 हफ्ते में एक बार विजिट करेंगे जम्मू कश्मीर में, या हफ्ते में 2 दिन अगर यहाँ पे विजिट करेंगे और 5 दिन यहाँ पे कोई कैट का बेंच नहीं होगा, तो क्या 40,000 केसेस का गुजारा जो है वो निपटारा हो जाएगा? ये कुछ ऑब्जेक्शंस लगाने से पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की भी ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्शंस ओनली फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शंस, और खासकर जब 2 इदारे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल है हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और चेयरमैन कैट जो है वो भी टेक्स इज अथॉरिटी फ्रॉम द, इट टेक्स इट्स बेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैचू है उसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जिसको गवर्न करता है, वो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। और इस तरह से इंस्टीट्यूशंस के बीच में टकराव को बचाना चाहिए था। ये जो हुआ है ये अनफॉर्चुनेट है।
लेकिन मुझे लगता है कि एडवोकेट्स, आप पूरे जम्मू और कश्मीर में कहीं किसी से भी बात करेंगे तो एडवोकेट्स स्टैंड विद व्हाट हैड बीन सेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि यहाँ पे परमानेंट बेंचेस जम्मू और कश्मीर में होने चाहिए और उनकी स्ट्रेंथ जो है दैट शुड बी न्यूमेरिकली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ केसेस। अगर वो नहीं होगा तो देयर विल बी क्यास क्रिएट करने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। शेठ साहब, जैसे आपने कहा क्यास होगा, आपसे थोड़ा चूंकि लीगल लैंग्वेज में आप ही समझा पाएंगे, कैट में अगर आपका कोई मामला जाता है, उस मामले का कैट निपटारा करती है और लिटिगेंट उस निपटारे से खुश नहीं है, तो संविधान ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। तो अगर इससे थोड़ा सा मैं कुछ कंक्लूड करूं तो हाई कोर्ट की जो पावर और अथॉरिटी है वो कैट से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। तो आपसे समझना चाहूँगा कि कैट के चेयरमैन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को जिस जुबान में चिट्ठी लिखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह से कोई मामला कोर्ट में बन सकता है? इसका कोई नोटिस अगर चीफ जस्टिस साहिबा लेती हैं तो क्या कोई ऐसा मामला बन सकता है? क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ ये है कि हाई कोर्ट जो है वो नो डाउट एपिलेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है कैट की जजमेंट्स के अगेंस्ट, लेकिन कैट जो है वो हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं है। सो वी कांट से दैट इट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के है उनकी, वो स्टैट्यूटरी ही है, स्टैट्यूटरी में प्रोवाइडेड है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेशन जो है वो हाई कोर्ट की उनकी नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें कोई एक्शन हो सकती है इस लेटर के बारे में, मुझे नहीं लगता है कि इतनी इमेच्योरिटी जो है वो हाई कोर्ट दिखाएगी कि अगर एक गलती चेयरमैन कैट ने की है और उसी तरह की दोबारा गलती जो है वो कोई उस हिसाब से हो कि इसमें कोई एक्शन की प्लानिंग की हो या इसमें कोई कंटेम्प्ट नोटिस जाए या कुछ वैसी कार्रवाई हो, क्योंकि वो अगर करेंगे तो फिर दो इंस्टीट्यूशंस के आपस का टकराव जो नहीं होना चाहिए वो और बढ़ जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। शायद चेयरमैन कैट रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, वो अभी भी चीफ जस्टिस के बोर्ड में हैं, शायद उसी वजह से वो ओवर रिएक्ट कर गए इसमें। व्हाट आई कैन सी इज दैट दिस इज एब्सोल्युटली ए केस ऑफ ओवर रिएक्शन। क्या डू यू एग्री कि लैंग्वेज थोड़ी अगर उसमें सॉफ्ट होती, थोड़ा मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जो तनकीद की गई है चीफ जस्टिस के लेटर के बारे में और चीफ जस्टिस की अथॉरिटी के बारे में, दैट वाज अनजस्टिफाइड, वो होना नहीं चाहिए था। और मुझे लगता है कि कैट चेयरमैन साहब जो है एक पर्सनल लेटर जो है वो मिनिस्टर कंसर्न को लिख देते, अगर उनका कोई इशू था तो दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट। उनको चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिखने की जो है वो ओकेजन नहीं था, क्योंकि उन्हें एड्रेस नहीं किया, उनको एड्रेस नहीं था। ही वाज नॉट इन द लूप, ही वाज नॉट इन द मिडेस्ट ऑफ दिस कंसल्टेटिव प्रोसेस की क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनका अभी कोई रोल नहीं था इसमें। एक और चीज कहेगी कि डेमी ऑफिशियल लेटर है, डीओ है, ये डेमी ऑफिशियल लेटर जो है ये पब्लिक नहीं होना चाहिए था। क्या ये माने कि चीफ जस्टिस साहिबा ने जो चिट्ठी लिखी और उसके बाद वो चिट्ठी बाज़ाब्ता सरकार ने उस चिट्ठी को जो है, चिट्ठी को तो नहीं लेकिन उसके कुछ जो अंश चिट्ठी के हैं वो बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जो है उन्होंने उसको तमाम अखबारों तक पहुंचाया। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं उन्होंने थोड़ा वकीलों को काम करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि आपके जो कंसर्न हैं वो मुझ तक पहुंच गए हैं और मैंने जो कंसर्न क्वार्टर है वहां तक आपके कंसर्न को पहुंचाया है, मकसद इतना रहा होगा? कैट के चेयरमैन ने इसको मुझे लगता है दूसरे तरीके से ले लिया कि जी लेटर डेलिबरेटली जो है वो लीक किया गया। देखिए, अगर ये मान के भी चलें कि डेलिबरेटली लीक हुआ तो व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट? What was the concern in the letter which was written by Chief Justice? वो concern ये था कि पब्लिक और एडवोकेट एज कम्युनिटी जो है उनके कुछ कंसर्न हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। इट वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग कि जो पब्लिक डोमेन में आने से प्रॉब्लम होती। उल्टा उसका देखेंगे तो चेयरमैन कैट की जो चिट्ठी जो है वो पब्लिक डोमेन में आने से प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को रेडिकुल करने की कोशिश है। तो चीफ जस्टिस की लेटर जो है वो पब्लिक होने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कैट चेयरमैन की लेटर जो है पब्लिक होने में प्रॉब्लम है, बिकॉज इट हैज क्रिएटेड ए रिफ्ट बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशंस जो होना नहीं चाहिए था। यहाँ पर एक और चीज, चीफ जस्टिस साहिबा चूंकि सर्विस मैटर्स तमाम जजेस जो हैं वो सुन रहे थे और अचानक 29 तारीख के बाद वो जो है सर्विस मैटर सुनने बंद कर दिए और मामले तो बन ही रहे हैं। सरकारी मुलाजमों के साथ रोज़ कोई मामला बनता है, नया कोई केस फाइल होने वाला होगा, अब केसों की फाइलिंग भी एकदम बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद कैट के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपके मामला वो सुन सकें, कुछ भी नहीं हो रहा।
जुरिस्डिक्शन जो है वो कैट के पास चली गई है और अब 31-32 हज़ार मामले जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपसे समझना चाहूँगा कि क्या चीफ जस्टिस साहिबा को ये तो नहीं लगा कहीं पर कि अब नए जो मामले बनेंगे, बहुत सारे मुलाजिम परेशान हैं, कईयों को स्टे चाहिए, कईयों का मामला बिल्कुल जो है जजमेंट के करीब करीब था और सब कुछ रुक गया, कम से कम ये सारा प्रोसेस दोबारा से जल्दी शुरू हो जाए। देखिए, इसमें एक चीज़ तो समझने की ये है कि कैट के आने से हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो एब्सोल्युटली बार नहीं होगी। ठीक। स्टैचू में लिखा है कि कैट की जुरिस्डिक्शन होगी, स्टैचू में लिखा है कि हाईकोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी, लेकिन ये स्टैचूटरी बार है। स्टैचूटरी बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरलैप नहीं करता। हाईकोर्ट जुरिस्डिक्शन लेती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 226 से, और हाईकोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब अल्टरनेटिव रेमेडी जो एफिकेशियस है वो अवेलेबल हो जाती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अप्लाई नहीं करती। अब अगर रेमेडी अवेलेबल हो गई जो अल्टरनेटिव है गोइंग टू द ट्रिब्यूनल, जो एफिकेशियस भी हो सकती है क्योंकि उसमें भी हेयरिंग वगैरह होगी, लेकिन वो एफिकेशियस एज एन टाइम नहीं है, क्योंकि एफिकेशियस का मतलब ये भी है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू गो टू ट्रिब्यूनल विद ईज वेयर यू कैन आर्गू योर केसेस विदाउट देयर बीइंग ए मेजर प्रॉब्लम डिफिकल्टी इन दैट। तो आज के हालात में ये कहना कि कैट की जो रेमेडी है वो अल्टरनेटिव होने के साथ साथ एफिकेशियस भी है, जिसके हिसाब से हाईकोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन को बंद कर देना चाहिए, वो भी बात नहीं है। इसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हाईकोर्ट में फाइल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जब तक आप एफिकेशियस रेमेडी बेंचेस वगैरह नहीं कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तब तक हाईकोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे। वो शायद कल या परसों लगेगी वो पिटीशन। तो हाईकोर्ट के रास्ते दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट ने कुछ पिटीशंस जो फाइल हुई थी उसको एंटरटेन करने से मना किया है जम्मू में, लेकिन कश्मीर में कुछ पिटीशन सर्विस पिटीशंस फाइल हुई जिसको एंटरटेन किया गया और स्टे भी हुए। तो ओवरऑल हाईकोर्ट को भी इसके ऊपर व्यू लेना है कि जो अल्टरनेटिव दिया जा रहा है सर्विस क्लास को कि आपकी सर्विस डिस्प्यूट्स का रिड्रेसल आप कैट के थ्रू होगा, क्या वो रिड्रेसल एफिकेशियस रिड्रेसल है इन द गिवन सिचुएशन। और अगर हाईकोर्ट इफ द हाईकोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि ये एफिकेशियस रेमेडी नहीं है, बट दिस कैनॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर द जुरिस्डिक्शन अवेलेबल टू द हाईकोर्ट, तो उस सिचुएशन में हाईकोर्ट जो है वो सर्विस पिटीशंस को एंटरटेन करती रहेगी। वो करती रह सकती, लीगली पॉसिबल है, लीगली दिस इज परमिसिबल। हाँ, अगर परमानेंट बेंचेस यहाँ पे आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बेंचेस की रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है, तो फिर शायद हाईकोर्ट को जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज उस सिचुएशन में इट कैन बी प्लीडेड कि जुरिस्डिक्शन जो है वो कैट की अवेलेबल है और कैट के बेंचेस अवेलेबल हैं, तो इसलिए लोग वहाँ पे जा सकते हैं। सर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन खामोश है, प्रेस नोट इशू हुआ, उसके बाद अभी तक कोई हैंडआउट भी इशू नहीं हुआ है, ना मीडिया में कहीं कोई बातचीत हुई है। जानना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ चीफ जस्टिस साहिबा जो है तमाम वकीलों की तरफ से, लिटिगेंट्स की तरफ से डीओपीटी में चिट्ठी लिखती हैं, और जब कैट चेयरमैन उसको लेकर कुछ तंज करते हैं तो बार बिल्कुल खामोश होता है। इसको कैसे देखते हैं आप? खुद बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बार का रोल इस कंट्रोवर्सी में, इफ़ यू कैन कॉल इट कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी में चेयरमैन कैट की लेटर्स और चीफ जस्टिस की लेटर्स और ये इनकी ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, किस रेफरेंस में हुई, किस वजह से हुई, इसमें शायद बार का रोल जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर बार आएगी तो फिर एक नई एलिगेशन आ जाएगी कि बार किसी के कहने के ऊपर या किसी को डिफेंड करने के लिए आगे आ रही है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कैट हो। लेकिन इशू जहाँ तक है बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशन का इशू और बेंचेस की परमानेंट सिटिंग जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे होने का इशू, उसमें बार एसोसिएशन को प्रोएक्टिव स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो जम्मू बार हो चाहे वो कश्मीर बार हो। ये, और मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये इशू क्योंकि कम्युनिटी को एड्रेस करता है कॉमनली, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारे जम्मू बार के और कश्मीर बार के बड़ी इख्तलाफात हैं, बड़े इश्यूज़ के ऊपर होने भी चाहिए, क्योंकि दोनों के जो है कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ हैं, बड़े स्ट्रांग व्यूज़ हैं। लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, वॉच करने की बात है, मुझे लगता है कि दोनों बार एसोसिएशंस को, जम्मू को और कश्मीर को, आपस में मिल के इसके ऊपर एक जॉइंटली
स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए कि केसेस जो कैट में जा रहे हैं उसमें लोगों की दिक्कतों को नज़र में रखते हुए कैट के परमानेंट बेंचेस जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में होने चाहिए। और क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आपके बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ एक बेंच जम्मू में और एक कश्मीर में वो भी सफिशिएंट नहीं होगा। इसमें प्रॉबेबली मिनिस्ट्री कंसर्न को भी रिप्रेजेंटेशन और बातचीत भी होनी चाहिए, जितना हम लोगों से होता है हम भी करेंगे, कि देयर इज ए acute requirement of increasing sanction strength of CAT चंडीगढ़ manifold। आप 1200 केसेस के लिए सैंक्शन स्ट्रेंथ को 50,000 केसेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं बना सकते हैं, तो आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ को चंडीगढ़ कैट की इंक्रीज करना पड़ेगा काफी ज्यादा केसेस के हिसाब से। जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, 4 नहीं होगी, 4 से काम नहीं चलेगा, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ 4 है वो काम नहीं करेगी। अब आपकी स्ट्रेंथ अगर 11, 12, 14 जितनी होती है तो फिर उस हिसाब से आप परमानेंट बेंचेस जो हैं वो जम्मू में भी बना सकते हैं, कश्मीर में भी बना सकते हैं, मे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लद्दाख में बनाने की भी। और इसी तरह आप हिमाचल में और पंजाब और हरियाणा में भी परमानेंट बेंचेस का एक ऐसा खाका सा एक तैयार कर सकते हैं ताकि लोगों के केसेस का निपटारा हो। आज के दिन में अगर कैट जो है वो हिमाचल और चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा और जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला के 1100 केसेस को डील कर रही थी तो उनको ज़रूरत नहीं थी बेंचेस बनाने की। 1100 केसेस में से जम्मू के हो सकता है, जम्मू और कश्मीर के टोटल मिला के भी 100 केसेस होंगे या 150 या 200 केसेस होंगे। 200 केसेस के लिए महीने में एक बार आना उनके लिए सफिशिएंट लगता था, लेकिन 40,000 केसेस के लिए महीने में एक बार आना, 2 बार आना, हफ्ते में एक बार आना जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने साफ तौर पर इनसे ये सुन लिया कि 1-2 बेंचेस से मामला नहीं बनेगा, ज़्यादा बेंचेस की ज़रूरत जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साफगोई के साथ इन्होंने ये बात कही कि बार का चीफ जस्टिस साहिबा और कैट के चेयरमैन के बीच में जो हो रहा है उसमें पढ़ना ठीक नहीं, लेकिन कैट को लेकर DOPT के साथ बातचीत करना, चिट्ठी लिखना और कश्मीर बार के साथ मिलकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गो कि दोनों बारों के बीच में ज़बरदस्त आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। आदाब।